हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे एसएसटी सामाजिक विज्ञान यानी कि सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो इस बार 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन आज हमको करना है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पिछला जो वीडियो अधूरा रह गया था उसको आज हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे तथा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अगर वीडियो देख करके अच्छा लगता है तो इसे कमेंट करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं जो है सीटेट एग्जामिनेशन को पिछले साल ही करेक्ट कर चुका हूँ और इसका मुख्य श्रेय जाता है कि मैंने प्रीवियस ईयर को किया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर को करने के बाद जो है मुझे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन मिले जो बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एसएसटी सीटेट नवंबर 2022 या 2012 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो बिना समय को खर्च करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, तभी जा करके आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है। ठीक है, भारत में कानून का निर्माण करने वाला संस्था कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है संसद। ठीक है, तो संसद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कुछ कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था जो होता है वो संसद होता है और संसद जो होता है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनाया जाता है और यह कानून का निर्माण करने का इसका अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे धर्म की यहाँ पे बात हो रही है और राज्य जो है, कोई देश जो है धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, इसको पढ़ते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया हो उसे कहा जाता है। नहीं, किसी क्षेत्र में पाया जाने वाला संसाधन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो उसको बोलते हैं संभावित संसाधन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है, इसका जो है ये इसका उपयोग केवल नहीं हुआ, इसका खोज हो चुका है लेकिन उपयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 55। ये सीरीज जो है पिछले वीडियो को आगे मैंने कंटिन्यू किया है। इससे पहले जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अकाउंट क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है कि यहाँ कह रहा है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ठीक है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो इसका किस आंसर हो जाएगा कि फारसी और भारतीय शैलियों का। देखिए, मुगल वास्तुशिल्प जो है फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न संख्या 56, भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर कितना है, तो भारत की मानक देशांतर पूर्वी देशांतर है जो कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 57, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो कौन है, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन ऑप्शन में होगा, वो सही होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं।
इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों से होता है, यानी जीव जंतुओं के अवशेष से होता है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत को। अगला प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि जब किसी एक देश दूसरे देश से दबदबे से राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा देश है जो कमज़ोर है और वो शक्तिशाली देश के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए अपने निर्णय और नीतियों को उसके हवाले सौंप देता है, तो इस स्थिति को या इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि कमज़ोर देश जो होता है, जो ताकतवर देश होता है, उसका वो उपनिवेश बन जाता है और इसको औपनिवेशीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि यानी कि उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट जापान, यहाँ पे दो जगह दिया है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट जापान जो है दो जगह दिया है। यहाँ पर मत्स्य यानी कि मछली जो है समुद्र के आसपास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि उस जगह का जो धारा है वो गर्म और ठंडी धाराओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक ना। और जिस जगह पर ठंडी और गर्म धाराएं जो होते हैं आपस में मिलते हैं, वहाँ पर मछलियों के लिए या अन्य जो भी समुद्री जीव होते हैं उनके लिए पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे अधिक मात्रा में मछलियाँ पनपती है। अगला प्रश्न, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, ठीक है। कोई एक ऐसा निश्चित क्षेत्र है जहाँ पे रहने वाले समस्त मतदाता अपना प्रतिनिधि खुद से चुनते हैं, उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो दांडी यात्रा जो है कब शुरुआत हुआ था, इस चीज़ को भी जान लीजिए कि दांडी यात्रा जो है वो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ या सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून तोड़कर एक आंदोलन चलाया गया था जो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसको दांडी यात्रा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं या क्या इसका मतलब कि कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, शास्त्रीय नृत्यों के में 8 मान्य रूप होते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके 8 मान्य रूप होते हैं। तो ये 8 मान्य रूप क्या क्या है? तो एक है आपका, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक है भरतनाट्यम, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कथक, चौथा कथकली, पांचवा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का एक क्या है नृत्य है। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम जो केरल का है, और ओडिसी जो उड़ीसा का है, और सतरिया असम राज्य का है, ठीक है। इसके 8 जो होते हैं मान्य रूप होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 64, अपर्दन स्थल रूप कौन सा है? अपर्दन स्थल रूप कौन सा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा छत्रक शिला। छत्रक शिला जो है एक अपर्दन स्थल का एक रूप है, ठीक ना। तो इनका नाम छत्रक शिला क्यों रखा गया? क्योंकि इन शिलाओं का आकार जो होता है एक छत्ता के आकार का होता है, इसलिए इसको छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 65, कि भारत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि भारत के जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यानी कि पूरे विश्व की बात की जा रही है और लगभग 80% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो विश्व के एशिया और अफ्रीका महादेश में निवास करती है। इसका आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका महादेश। अगला प्रश्न संख्या 67, कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 68 कि मानचित्रों को समझाने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है इसके द्वारा, तो रूढ़ चिन्हों के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 69 कि सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरों को दरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई कलिंग स्थल जो वर्तमान में है वो कहाँ है। ठीक है, तो अशोक जो है, जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उनके द्वारा कलिंग पर एक लड़ाई हुआ था। तो कलिंग जो है आज की डेट में यानी कि वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, यह जो है उड़ीसा राज्य में जहाँ पे है वो दामोदर तथा गोदावरी नदी के मध्य में बसा हुआ और एक अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न 71 कि भूमि की संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को आपस में जोड़ती है उसे कहा जाता है। ठीक है, भूमि की संकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसको भूसंधि कहते हैं, और दो संकरी पट्टी जो दो जलीय भूखंडों को जोड़ता है उसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि जैव मंडल के विषय में उपयुक्त कथन है, यानी कि जैव मंडल के विषय में कौन सा कथन सही है। तो उसमें प्रश्न में अगर देखा जाए तो हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ये सब क्या है, जैव मंडल के घटक है। अगला प्रश्न है कि कौन विविधता को बढ़ावा देता है। तो विविधता को बढ़ावा देने वाला जो कारक है वो कौन है, अपनी मातृभाषा में बोलना। जब हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो वो हमारी विविधता को बढ़ावा देता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2012 को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सन 2012 को AD 2012 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए AD, यहाँ पे AD लिखा हुआ है, ये AD का फुल फॉर्म क्या होता है। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है। ठीक है, एनो डोमिनी, यानी कि ये AD क्या होता है, तो ईसा के जन्म से पूर्व के जो वर्ष होते हैं उसको BC कहते हैं, जिसको ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, और ईसा के जन्म के बाद का जो वर्ष होता है उसको AD कहते हैं, इसको AD कहते हैं। और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और BC का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। आगे 75 कह रहा है कि कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 कि मानचित्रों को समझाने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, यानी किसी भी मानचित्र को दर्शाना है, समझाना है, तो ये जो है मानचित्रों को समझाने के लिए सर्वव्यापी भाषा का समझा जा सकता है, किसके द्वारा, तो रूढ़ चिन्हों के द्वारा। फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन कि सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है। तो सूफी संतों के जो मकबरे हैं उसको दरगाह कहा जाता है। सॉरी, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, यह शायद ये प्रश्न जो है दोबारा हम लोग के बीच आ गया है। तो आगे चलते हैं, अगला देखिए 76 कह रहा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योगों का गढ़, कौन सा कारक है कि अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि अहमदाबाद जो है गुजरात का एक शहर है, यहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा उद्योग है, और यहाँ पर जो है वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का उत्तरदायी कारक क्या है। तो इसका मुख्य कारक यह है कि अहमदाबाद जो है यह कपास की खेती वाला क्षेत्र है, क्षेत्र के पास है, यानी कि इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर कपास की खेती की जाती है, और कपास से ही सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न 77 कह रहा है कि वागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसको भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। अगर हमको एक बागान लगाना है जो वाणिज्यिक कृषि है तो इसके लिए हमको भूमि और पूंजी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा भूमि और पूंजी। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न कि ब्लैकफुट इंडियन है, यानी कि ब्लैकफुट इंडियन क्या है? तो ब्लैकफुट इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, यानी उत्तरी अमेरिका का ये क्या है, एक देसी जनजाति है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति रेड इंडियन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ब्लैकफुट इंडियन को या फिर रेड इंडियन को। अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी, यानी गिद्ध की किडनी जो गुर्दे हैं वो काम न करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार डॉट डॉट के साथ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्लोफेनेक। ठीक है, डिक्लोफेनेक के साथ इसका उपचार किया गया था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जंतुओं को खाने के बाद जो गिद्ध थे उनके किडनी फेल हो गए थे, तो उनके उपचार के लिए डिक्लोफेनेक का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्रायः डॉट डॉट में पाया जाता है। अभी इसके बारे छत्रक सेल के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो छत्ती के समान जो परत होता है और कहाँ पे पाया जाता है, तो यह रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तानों में। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 81 देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चली गई? ब्रिटिश के हाथों में चली गई, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि 1972 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कैलिको अधिनियम, जो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये किसके लिए पारित किया गया था? तो यह जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों के छीट उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, यानी कि इंग्लैंड में जो है सूती के जो छापेदार छीट वाले वस्त्र पहनते थे उस पर पाबंदी लगाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 83 तरह की परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ होते हैं, एक तो नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो होता है इस प्रक्रिया में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा मात्रा मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगला प्रश्न, तंती मोमिन और देवंग समुदाय डॉट डॉट में लगे हुए थे। तो ये तंती मोमिन और देवंग समुदाय जो है वो बुनने के काम में लगे हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा बुनने के काम में लगे हुए थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनकी राजधानी पहले दिल्ली थी और दिल्ली से उन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि वो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, यानी दौलताबाद जो था वो केंद्र के समीप स्थित था। इसके चलते उसने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत लंबा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्या भी है, और वह कौन सी समस्या है? ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास को अगर लिखना है तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालों में विभाजित किया गया था। और इसमें क्या समस्याएं थी? इसमें देखिए आंसर हो जाएगा, यह संकल्पना पश्चिमी से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हुगली नदी के किनारे जो है उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका मुख्य कारण क्या था 1651 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा कि एक आधार स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री अपना काम चला सके। आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी से एक और प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। यानी कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से क्या किया था, एक दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ही उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न 89 कि किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बांजरों का प्रयोग किया था। तो अनाजों को क्या करना है कि अनाजों को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बांजरों का उपयोग किया था। किस शासक ने, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, बिदरी क्या था। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि बिदरी क्या था। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे कि बिदरी जो है एक बिदरी के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ का कार्य ही बिदरी कहलाता है। अगला प्रश्न 91 आदिवासी लोग जनजातीय अपना पिछड़ा लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी कि आदिवासियों की बात हो रही है, जनजातियों की बात हो रही है, वे अपना इतिहास को जो है रिकॉर्ड नहीं रखते थे लिखित रूप में। तो आजकल जो है वर्तमान इतिहास आदिवासियों के बारे में कैसे जानकारी हासिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, यानी कि बोलचाल यानी कि बातों के आधार पर ही वो इसका इतिहासों को लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पितरा ड्यूरा था। पितरा ड्यूरा क्या था। तो पितरा ड्यूरा जो है वो भवनों को सजाने की एक शैली को कहा जाता है, पितरा ड्यूरा। अगला प्रश्न, ये कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का साहित्य का हिस्सा था। इसका आंसर हो जाएगा सजावटी द्वार। अगला प्रश्न करें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सन 1857 ईस्वी में भारत में 3 जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहाँ पे, तो कोलकाता, मद्रास और बम्बई में। अगला प्रश्न संख्या ये 95 यानी कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वो वर्तमान में डॉट जगह पर स्थित है। कीरा मुखियाओं ने जहाँ पर शासन किया था वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अगला प्रश्न कि गैसीय ग्रह का संयोजन कहलाता है। ये गैसीय ग्रह का संयोजन किसे कहते हैं, कौन कौन से गैस जो होते हैं वो गैसीय ग्रह कहलाता है। तो देखिए पहले है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ग्रह जो है यह गैसीय ग्रह है। ठीक है, और इन ग्रहों को बराह ग्रह भी कहा जाता है। इसे सौर परिवार में जो है सबसे बाहर की तरफ यही जो है ग्रह है। सबसे अंत में यह है नेपच्यून, उससे पहले है यूरेनस, उससे पहले है शनि और उससे पहले है बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न 98 करें कि किस पर ब्रिटिश सांसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो एक थे नेता जो थे वारेन हेस्टिंग्स, इन पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटिश सहयोग द्वारा संसद द्वारा जो है इस पर महाभियोग चलाया गया था। इसका कारण क्या था, तो इसके कारण को समझते हैं। ठीक है, तो सन 1784 की बात है। सन 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने के कारण जो है वारेन हेस्टिंग्स को महाभियोग लगाया गया था, जो कि कुछ ही सालों के बाद लगभग 1795 ईस्वी में उस महाभियोग को पुनः उनके ऊपर से हटा लिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉमन एरा क्या है। ठीक है, कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा को देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रिश्चियन एरा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, उसको पहले कॉमन एरा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, देखिए ऐतिहासिक स्थल किसे कहते हैं, तो वह स्थल जहाँ अतीत के स्मृति और अवशेष मिलते हैं उसको ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 102 कह रहा है कि वर्णों में जातियों
जातियाँ क्यों उत्पन्न होती है, जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी, जिसके चलते जातियों का उद्भव हुआ, जातियाँ उत्पन्न हुई। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर से हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे का प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखिए इस क्वेश्चन को कहा कि किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया, यानी कि वह कौन सा आदिवासी समाज था जिसको खेल में विभाजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा अहोम। ठीक ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो असम में पाया जाने वाला जो आदिवासी समाज है अहोम, इस आदिवासी समाज को खेल के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात जो है इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं सीटेट से संबंधित वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके और आपको वो जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आप लोग सीटेट की एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सके। तो बस लास्टली आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।